जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नई संसद भवन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में कंफर्म प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप टॉप 30 प्रश्नों को देखकर जाएं। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किए हैं। हमारा राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला कब रखी थी? तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला रखे थे। 10 दिसंबर 2020 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो हाल ही में 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। टाटा को नए संसद भवन बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उससे पहले साथियों, हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड की गई यह जानकारी और कंटेंट आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, भरोसा दिलाता हूं हमसे जुड़कर आपके तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो HCP डिजाइन्स, जो कि एक गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी है, HCP डिजाइन्स ने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन कितने मंजिल इमारत है? तो नए संसद भवन में कुल 4 मंजिल का इमारत बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? तो 1200 करोड़ रुपया नए संसद भवन को बनाने में कुल खर्च आया है। तो 1200 करोड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? तो त्रिकोणीय आकृति, त्रिभुजाकार आकृति में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। फिगर के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं त्रिकोण आकृति की नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न 9 देखते हैं। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो 65,000 वर्ग मीटर नए संसद भवन का क्षेत्रफल है। 65,000 वर्ग मीटर। एग्जाम में यह पूछा जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? परियोजना का नाम पूछा जाएगा तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, जिसे हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो परियोजना का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद जो भवन बनाया गया है उसमें समितियों कक्षों की संख्या 6 है। 6 कक्ष बनाया गया है समिति का। तो राइट आंसर हमारा 6 हो जाएगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त सत्र कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति हमारे संयुक्त सत्र का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के कितनी सीटें हैं? तो जो नया संसद भवन बनाएगा उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 888 सीटें बनाई गई है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी बनाई गई है? तो 384 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा 888 और राज्यसभा 384। कुछ पुराने संसद से बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पुराने संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1927 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी आधारशिला 1921 में ही रख दी गई थी, जो कि 6 साल बाद बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय का नाम संसद है, जो कि यह संसद विधायिका का कार्य करती है भारत में। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पुराने संसद भवन का डिजाइनर का नाम था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लॉर्ड इरविन पुराने संसद भवन का उद्घाटन किए थे। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 79 अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। सरल यहाँ से याद रखिएगा। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद भवन का संबंध अनुच्छेद 79 से है और राज्यसभा का संबंध 80 से है और लोकसभा का संबंध 81 अनुच्छेद से है। और संसद का एक भाग होते हैं राष्ट्रपति, उनका संबंध अनुच्छेद 52 से है।
यह फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपये का खर्च आया था? तो 83 लाख रुपया उस समय पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल खर्च आया था। 83 लाख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? जो हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण किया गया, उसके डिजाइनर का नाम था विमल पटेल। विमल पटेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के संगोल किसका प्रतीक है? संगोल एक चीज़ है जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जो नए संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में रखा गया है। संगोल। संगोल का इतिहास किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संगोल का इतिहास संबंधित है। चोल काल याद रखिएगा, जो कि दक्षिण भारत का एक ऐतिहासिक साम्राज्य था। संगोल के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी हुई है? तो नंदी की आकृति संगोल के शीर्ष पे बनी हुई है। आप फिगर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद माउंट बेटन ने संगोल किन्हें सौंप दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंट बेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए उन्हें संगोल प्रदान किया गया था। लोकसभा हॉल में किसकी आकृति बनी हुई है? तो लोकसभा हॉल का जो थीम तैयार किया गया है उसमें मोर की आकृति बनी हुई है, ऊपर छत में भी और नीचे कालीन पे भी मोर के पाँव के निशान बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा हॉल में किसकी आकृति बनी हुई है? तो राज्यसभा हॉल का जो थीम तैयार किया गया है वहाँ पे कमल की आकृति बनी हुई है। यह प्रश्न दोनों याद रखिएगा। अगला 2 प्रश्न देख लेते हैं। नई संसद भवन में तीनों गेटों का नाम क्या है? तो नए संसद भवन में कुल 3 गेट बने हुए हैं। पहले गेट का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। यह 3 गेट ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार, याद रखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन के दौरान लोकसभा हॉल में सीटों की क्षमता कितनी बढ़ाई जा सकती है? लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 1272 संख्या तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी क्षमता 1272 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण नियुक्तियों को पढ़ेंगे। यह सभी सवाल बिल्कुल अपडेटेड हैं। आशा है कि आने वाले सभी एग्जाम में इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को पूरी देखें और 2 से 3 प्रश्न को पक्के कर लें। तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में मेघालय में चुनाव करवाया गया और मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जी को बनाया गया है। आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से कॉनरेड संगमा जी को देख सकते हैं। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो नेफ्यू रियो को नागालैंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया, तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी को बनाया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी को चुना गया है। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश पद के लिए चुने गए हैं। फिक्की के नए सचिव नियुक्त हुए हैं? तो शैलेश पाठक जी फिक्की के नए सचिव पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे जी भारत के नए लेखा महानियंत्रक पद के लिए चुने गए हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो रश्मि शुक्ला जी SSB के महानिदेशक पद के लिए चुने गए हैं। आगे देख लेते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9। ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में त्रिपुरा में चुनाव करवाया गया, जिनके मुख्यमंत्री पद के लिए मानिक शाह जी को चुना गया है। आगे देख लेते हैं साथियों CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो निधि छिब्बर जी को CBSE के वर्तमान अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और मेहनत अच्छी लगती है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे इस छोटे से परिवार को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। तो हम आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं, वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। ITBP के नए महानिदेशक कौन हैं? तो अनीश दयाल सिंह जी ITBP के नए महानिदेशक हैं।
यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में यूट्यूब के सीईओ का बदलाव हुआ है। अब यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन जी बने हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद के लिए चुना गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एम.वी. सुरेंद्र कुमार भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार जी भारत के हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन हैं? तो बीसीसीआई के नए चेयरमैन रोजर बिन्नी जी हैं। इनका बदलाव कर दिया गया। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवीपुरी बुच जी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ आप इनको फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के नए सीईओ कौन बने हैं? विनीत कुमार KVIC के नए सीईओ पद के लिए बने हैं। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए CM बने हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो नलाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 27। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में DRDO के अध्यक्ष का बदलाव हुआ है। अब समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष हैं। भारत के नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो भारती दास जी को भारत के नई महालेखा नियंत्रक बनाया गया है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो शांति कुमारी जी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। मेटा इंडिया के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी हैं? तो संध्या देवनाथन जी मेटा इंडिया के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी हैं। आप फोटो के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, संध्या देवनाथन हैं। गुजरात हाईकोर्ट के नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो सोनिया गिरधर गोकानी गुजरात की नई हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे देख लेते हैं साथियों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष एस मुंद्रा जी को बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बदलाव हुआ है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 35। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जी रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 37। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो केवी साजी जी भारत में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 39। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो समाचार के नए महानिदेशक वसुधा गुप्ता जी बने हैं। आप फोटो के माध्यम से वसुधा गुप्ता जी को देख सकते हैं। एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। तो देर न करते हुए हम इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक राज्य इस बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है और उप विजेता टीम मेघालय रहा। यहाँ पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी कब दिया जाता है?
दूसरा प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक चेंज हुए हैं, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला जी। रश्मि शुक्ला को एसएसबी के नए महानिदेशक बनाया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो शेष भारत टीम ने क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है। तो यहाँ पूछा जाता है ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में ईरानी कप दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन जी बने हैं। पांचवा प्रश्न, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नेफ्यू रियो इस बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने? तो हाल ही में भारत के नए सीजीए का बदलाव हुआ है, एसएस दुबे जी भारत के नए सीजीए बने हैं। इसे याद रखेंगे साथियों। अब आगे बढ़ जाते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। भारत के किस अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण जी को ऑस्कर में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हम मनाते हैं। इसे ध्यान रखेंगे साथियों, प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। महिला प्रीमियर लीग WPL का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो भारत देश में ही, हमारे देश में WPL महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण शुरू हुआ है। 12वां प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों का आयोजन किया गया। आगे देख लेते हैं, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में नेपाल में राष्ट्रपति को चुनाव हुआ है, तो नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी बने हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण का प्रायोजक कंपनी कौन है? तो WPL के संस्करण टाटा कंपनी ने लिया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मानिक शाह जी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे देखते हैं साथियों, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में नाइजीरिया का चुनाव हुआ, वहां के राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। आगे देखते हैं 17वां, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो निकोला फॉक्स नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया? तो बिहार राज्य में जातियों का सर्वेक्षण करवाया गया है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, हमारा यह प्रयास और कंटेंट आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक होता है तो हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर एवं हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? तो हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी बोर्नियो स्थानांतरित किया जा रहा है। अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। हाल ही में पतंगराव कदम पुरस्कार किसे दिया गया? तो पतंगराव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला को दिया गया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? तो झारखंड राज्य में प्रवासियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसे ध्यान रखेंगे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, प्रित्जर अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रित्जर अवार्ड 2023 का जीते हैं। भारत में सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेम उत्तर प्रदेश राज्य में खेला जाता है। बेली सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में बेली सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई महिलाओं को रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर शहर स्थित करता है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य जो है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। असम के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को असम के नए डीजीपी के लिए नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यहाँ पे देश हो जाएगा साथियों। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी बने हैं। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाएगा।
हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पे खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका पे रहा है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं? तो हाल ही में भारत के दौरा पे संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष सावा कोरोसी आए हैं, इसे याद रखेंगे साथियों। हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो ललिता लाजमी चित्रकारी उनका रहा है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया, तो कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, इसे याद रखेंगे साथियों। हाल ही में एशिया का फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया। जल जन अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल जन अभियान योजना चलाया जा रहा है। हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो एडिडास कंपनी भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर कंपनी बन गया है। सिंकुला टनल का निर्माण कहाँ करवाया जाएगा? तो सिंकुला टनल का निर्माण लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में करवाया जाएगा। CDS बिपिन रावत के सम्मान में किस देश की श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो श्रीलंका देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगवाई गई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा राज्य में उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित की जाएगी। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो गुजरात राज्य के जस्टिस सोनिया गोकानी पहली महिला हाईकोर्ट न्यायाधीश बनी हैं। झींगा मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब राज्य में झींगा मेला का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे साथियों। नीति आयोग का नया CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं, इसे याद रखेंगे, यह पूछा जाएगा MTS और CRPF के एग्जाम में। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल बने? तो हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को असम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। भारत के द्वारा तुर्की भूकंप में चलाए गए सहायता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन दोस्त के नाम से तुर्की में जो भूकंप हुआ था उसके सहायता के लिए भारत सरकार ने चलाया था। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन सा है? तो सौराष्ट्र हमारा रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम बन गया है। किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में अजय बंगा को विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। कौन सा देश कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ? तो हमारा देश भारत कृषि नवाचार में शामिल होने वाला देश है। संचार उपग्रह झोंग सिंह 26 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? तो हाल ही में चीन देश द्वारा झोंग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। हम इस वीडियो में IPL से आने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद कर लेंगे। साथियों, IPL से हर एक एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देख कर जाएँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद आशा करता हूँ IPL 2023 के सारे प्रश्न आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, IPL 2023 का विजेता टीम कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग इस बार IPL टीम का विजेता बन गया है, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। और उप विजेता टीम पूछा जाएगा रनर अप टीम, तो गुजरात टाइटंस रनर अप टीम रहा, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। चेन्नई सुपर किंग ने अब तक कितने बार IPL टीम का खिताब जीता है? तो कुल 5 बार चेन्नई सुपर किंग ने IPL टीम का खिताब जीत लिया है, जो कि मुंबई इंडियंस की बराबरी कर लिया, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीता है। यह प्रश्न पिछले SSC GD में पूछा गया था कि मुंबई इंडियंस कितने बार IPL टीम का खिताब जीता है, तो 5 बार, इसलिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीता? तो ऑरेंज कैप हम जान लेते हैं किसे दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप जो एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाते हैं जो प्लेयर, उन्हें दिया जाता है। तो शुभमन गिल को 851 रन बनाने पे इस बार 2023 का IPL टीम का ऑरेंज कैप दिया गया है। तो शुभमन गिल ऑरेंज कैप विजेता हैं। और पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं एक सीजन में, उन्हें पर्पल कैप दिया जाता है। तो पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी रहे हैं, जो कि इस बार 28 विकेट कुल लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो यशस्वी जायसवाल जी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है।
और गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड पूछा जाएगा तो शुभमन गिल, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यशस्वी जायसवाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई यह जानकारी अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु आपके लिए तैयार किया गया कंटेंट आपको ज़रूर लाभ देगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईपीएल 2023 में कुल कितने मैच हुए? तो अब तक 2023 में आईपीएल का 70 मैच खेले जा चुके हैं। और सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड किन्हें है? तो शुभमन गिल ने इस बार 2023 में सर्वाधिक 3 शतक लगाए हैं। तो शुभमन गिल सर्वाधिक शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। तो आईपीएल 2023 में सर्वाधिक अर्धशतक किसने लगाया? यह प्रश्न पूछा जाएगा तो फॉक डुप्लेसिस उसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉक डुप्लेसिस जो कि आरसीबी टीम के कैप्टन हैं, और फॉक डुप्लेसिस ने इस बार कुल 8 अर्धशतक लगाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक छक्का किसने जड़े हैं? तो यह भी आंसर फॉक डुप्लेसिस हो जाएगा। 36 छक्का जड़कर इस बार रिकॉर्ड बना लिए हैं फॉक डुप्लेसिस, जो कि आरसीबी टीम के कप्तान हैं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक चौका किसने जड़े हैं? चौका जड़ने का रिकॉर्ड पूछा जाएगा तो यशस्वी जायसवाल 83 चौका जड़ चुके हैं। जो सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी यशस्वी जायसवाल के नाम है, जो कि 13 गेंदों में यशस्वी जायसवाल ने इस बार सर्वाधिक अर्धशतक तेज लगाया है। इससे पहले केएल राहुल 14 गेंदों में लगाने का रिकॉर्ड था, उनका रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल तोड़ दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईपीएल 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने कुल भाग लिया है 2023 में, जो कि 16वां संस्करण था। इसे भी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा। आईपीएल 2023 में टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो टाटा ने इस बार 2023 का आईपीएल स्पॉन्सर बना है। तो टाटा आईपीएल 2023 का स्पॉन्सरशिप लिया है। अंपायर पार्टनर कौन बना है? तो पेटीएम अंपायर पार्टनर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो यजुवेंद्र चहल जी का नाम सर्वाधिक विकेट लेने के नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जो कि फाइनल मैच और पहला मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला गया था। और दोनों मैच चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में ही खेला गया था। और एक फैक्ट याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है, इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। आईपीएल 2023 में विजेता टीम को कुल कितनी राशि प्रदान की गई? तो चेन्नई सुपर किंग विजेता टीम रही, जिसे 20 करोड़ रुपया राशि प्रदान की गई है, और रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपया प्रदान की गई है, जो कि गुजरात टाइटंस है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है? तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो यह अवार्ड मिला है डेविड कॉनवे को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के एक बेहद बढ़िया प्रदर्शन किए इस फाइनल मैच में। डेविड कॉनवे को मैन ऑफ द मैच मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2023 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? तो शुभमन गिल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड मिला है। शुभमन गिल को काफ़ी सारी अवार्ड मिले हैं दोस्तों, इसलिए शुभमन गिल के हर फैक्ट को आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं एवं लास्ट, आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? तो अब तक जितने भी आईपीएल हुए हैं सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन रहे हैं, जो कि 18.5 करोड़ रुपया में बिके हैं, जिसको खरीदने वाला टीम पंजाब किंग्स 11 था, जिसके मालिक हैं प्रीति जिंटा। अगला क्वेश्चन है, 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो 13वां आईसीसी कहने का मतलब कि अगले साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो भारत इंडिया में खेला जाएगा। इंडिया ने सबसे पहले 1983 में कपिल देव की कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता था, और सेकेंड टाइम 2011 में महेंद्र सिंह के कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, सेकेंड, 15वां आईपीएल 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिला? तो इस बार 2022 में टाटा कंपनी को स्पॉन्सरशिप मिला है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। विजेता टीम गुजरात टाइटंस था, और इसका कप्तान हार्दिक पांड्या थे। अब इस बार टोटल 10 टीम ने भाग लिया था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन है? तो अंडर 19 विश्व कप का विजेता देश भारत है। इसका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में इंडिया ने वर्ल्ड कप 2022 अंडर 19 जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किस राज्य में खेला जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश राज्य में पहला बार खेला जाएगा। 2022 का आयोजन कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया और इसका विजेता टीम था जैन यूनिवर्सिटी, यह भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ खेला जाएगा? तो यह हमारा पेरिस 2024 में खेला जाएगा। पेरिस फ्रांस हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इस बार 2021 में 32वां टोक्यो का आयोजन किया गया। इसमें हमारे नीरज चोपड़ा और अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था, यह भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो पूर्वोत्तर ओलंपिक 2022 का आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया गया है। पहला स्थान मणिपुर राज्य को मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा। ओडिशा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है। यह भी हम ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत में चेन्नई में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप किस देश में आयोजित हुई? तो आईसीसी महिला विश्व कप हमारा न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। विजेता देश था ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2022 का। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 10 फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा का आयोजन 2026 में 3 देश में होगा, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। फीफा की शुरुआत 1904 में हुई थी, यह भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। थार रेगिस्तान राजस्थान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, यह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन सुल्तान जौहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट का विजेता देश कौन है? तो जौहर कप 2022 में भारत ने विजय कर लिया है, जिसका आयोजन मलेशिया देश में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भारत में पहला मोटोबाइक ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा को नया फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो इस बार अभी जो चल रहा है कतर में फीफा 2022 का आयोजन हो रहा है। कतर की राजधानी दोहा में है, यह भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप एवं उबर कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इससे बनने वाला पहला क्वेश्चन यह रहेगा कि थॉमस कप और उबर कप किस खेल में दिया जाता है? तो बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। और इस बार इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, जिसका विजेता थॉमस कप का विजेता देश भारत था और उप विजेता देश वेस्ट इंडीज था, इंडोनेशिया था। और उबर कप इस बार दक्षिण कोरिया ने जीता और उप विजेता चीन था। यह क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन रहा? तो इस बार अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया है। आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया, यह हम ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 कहाँ खेला जाएगा? तो आईसीसी T20 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दो देश में मिलाकर खेला जाएगा। आईसीसी का चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम उन देशों को खिलाया जाता है जो कि इंग्लैंड के उपनिवेशक थे। इसका आयोजन 1930 से किया जा रहा है, जो कि हैमिल्टन कनाडा से शुरू हुआ था, और इस बार 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजक देश कौन रहा? तो इसका आयोजक देश भारत रहा, और भारत ने ही इसको विजय कर लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग के चीन में इसका आयोजन हुआ। चीन के बीजिंग शहर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। भारत के तरफ से आरिफ मोहम्मद पहले प्लेयर गए थे और इन्होंने एक भी पदक नहीं जीता, यह भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार भारत करने जा रहा है, हम ध्यान रखेंगे। मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन असम से बिलोंग करते हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम में डीएसपी बनाया गया है, यह भी हम ध्यान रखेंगे। लवलीना बोरगोहेन इस बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे बॉक्सिंग में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 22। 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जो कि इस बार इंग्लैंड ने इस कप को जीत लिया है और उपविजेता पाकिस्तान रहा था। आगे हम देखते हैं। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता भारत है। ये VVI क्वेश्चन है। आयोजन बांग्लादेश में किया गया, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया 2022 यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में किया गया, जिसका शुभंकर धाकड़ था। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। 25वां क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया कप की शुरुआत कब से हुई? तो यह ध्यान रखेंगे 1984 से एशिया कप की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ए एवं बी दोनों आंसर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों जगहों पे खेला जाएगा। फीफा की शुरुआत 1904 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन 27। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस बार मेजबानी मध्य प्रदेश को मिला है, यह ध्यान रखेंगे। शुरुआत 2018 दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया। आशा लता देवी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, यह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 29। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ से शुरू किया जाएगा? तो यह भारत से शुरू किया जाएगा। भारत का यह इनिशिएटिव है कि हर गली नुक्कड़ से भारत में क्रिकेट के लिए प्लेयर आगे बढ़ें और वहां से चुना जाएगा। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली सॉरी इसका हेड क्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेविस कप 2022 टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो डेविस कप 2022 इस बार कनाडा देश ने जीता है।
उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और आयोजन इसका स्पेन में किया गया। अगला क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं हम 31। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, यह भी हम ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2022 में स्थापित नई प्रतिमाएं। तो पहला क्वेश्चन है, माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसका राइट आंसर सीतामढ़ी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके मूर्तिकार कौन हैं? राम वी सुतार इसके मूर्तिकार हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति साधु बेट द्वीप पर स्थित है। आगे देख लेते हैं 3rd, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बिहार के बोधगया में स्थापित की जाएगी। रबर डैम बिहार के गया जिला में बनाया गया है। देख लेते हैं 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। यह लातूर महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में किया गया, जिसकी ऊंचाई 27 फुट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किसकी प्रतिमा है? तो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8, भारत के बाहर किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित हुई है? तो भारत के बाहर कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्थापना हुई है। मरखम कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की नई प्रतिमा बनी है। 1948 में हैदराबाद रियासत को संपूर्ण भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी। यह क्वेश्चन याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ बिलीव कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान के नाथ द्वार में स्टैचू ऑफ बिलीव का स्थापना किया गया, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। यह भगवान शिव जी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद की नई प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो चंद्रशेखर जी की नई प्रतिमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में यह शहीद हुए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्शन में चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11, लक्ष्मण जी की नई प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो लक्ष्मण जी की नई प्रतिमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रही है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। लक्ष्मण जी की नई प्रतिमा लखनऊ में बन रही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 151 फीट। यह याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी का हाल ही में एक प्रतिमा का अनावरण किया है पराग्वे में। पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने किया है। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त हो जाता है। आप इस वीडियो को पुनः देखें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।